और जो अपनी एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस रिलीज की हुई एनर्जी की वजह से ट्यूमर जल के खत्म हो जाता है। तो ये अपने पास थी रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी के बाद मरीज के शरीर में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है, तो ऐसे में उसको क्या है, मॉर्फिन पर आधारित पेन किलर लेने पड़ते हैं। तो मॉर्फिन जो है वो अफीम से भी उत्पन्न किया जाता है, और अफीम पर आधारित पेन किलर डॉक्टर बहुत ही गंभीर स्थिति में लिखता है, जैसे कैंसर के दर्द को मिटाने के लिए। तो इसको क्या होगा कि दर्द निवारक दवाइयां भी देनी पड़ेगी। 1 सप्ताह में मात्र 3 रेडियोथेरेपी लगती है। मतलब इसको अपन जो है वो 1 दिन छोड़ करके 1 दिन लेते हैं। जैसे सोमवार को लगी है रेडियोथेरेपी तो मंगलवार को नहीं लगेगी, फिर बुधवार को लगेगी, फिर गुरुवार को नहीं लगेगी, फिर शुक्रवार को लगेगी। मतलब 1 सप्ताह में 3 रेडियोथेरेपी से ज्यादा नहीं देते हैं। अब वो ट्यूमर के आकार के ऊपर निर्भर करेगा कि इसको कितनी रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। किसको 5 रेडियोथेरेपी में भी ट्यूमर खत्म हो जाता है, तो किसी को है जो 15 लेनी पड़ सकती है, तो किसी को 60 रेडियोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। अब साहब जो ये रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। आजकल जो आधुनिक इलाज आ रहा है उसके अंदर है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेते हैं। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये किसी खास एंटीजन के खिलाफ बनाई हुई खास एंटीबॉडी होती है, तो इसको अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई एंटीजन चला जाता है तो हम भी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी पॉलीक्लोनल होती है। पॉलीक्लोनल होती है मतलब एक एंटीजन के अनेक एपिटोप को पहचानने की क्षमता रखती है। तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि एंटीजन के ऊपर होता है एपिटोप और एंटीबॉडी के ऊपर होता है पैराटोप। तो जो एंटीबॉडी अगर किसी एक एंटीजन के एक एपिटोप के खिलाफ बनाई जाए तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, और हमारा शरीर उस एंटीजन के सभी एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, तो वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है। तो यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, और ये हम चूहे में बनाते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चूहे या अन्य पशुओं में बनाई जाती है। अब साहब इसको हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाया जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है हाइब्रिडोमा टेक्निक। तो अभी तक हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक से, और ये खास तरह के कैंसर के खिलाफ बना रहे हैं, उसको बोलते हैं मिलेनोमा। मिलेनोमा होता है कैंसर ऑफ मेलानोसाइट, यानी त्वचा की मेलानिन उत्पादन करने वाली कोशिकाओं का कैंसर होता है ये, और इसीलिए अपन इसको बोलते हैं मिलेनोमा, यानी कैंसर ऑफ मेलानोसाइट। अब सबसे पहले साहब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, चूहे में एंटीजन का एक इंजेक्शन लगाया जाएगा या चूहे में कोई एंटीजन डाला जाएगा। अब उस एंटीजन के खिलाफ जो है वो चूहे के स्प्लीन में भी एंटीबॉडी बनाने की कोशिकाएं होंगी, और इसके अलावा बी लिम्फोसाइट होंगी। तो चूहे की स्प्लीन कोशिकाओं में से एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाओं को अपन पृथक करते हैं, फिर उस एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाओं के साथ अपन मिलेनोमा की कोशिकाओं को जोड़ देते हैं, मिलेनोमा सेल्स को जोड़ देते हैं। तो अब ये एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिका प्लस मिलेनोमा, ये दोनों मिलाकर के बन जाती है हाइब्रिडोमा। इस कोशिका को अपन बोलते हैं हाइब्रिडोमा। फिर इस हाइब्रिडोमा को अलग कर लेते हैं, क्योंकि चूहे का जीवन काल निश्चित होता है, इसलिए इसको अपन अलग करके इसको एक संवर्धन माध्यम पे रख देते हैं, अगर अगर माध्यम की प्लेट पर रख देते हैं, जिससे लंबे समय तक ये विभाजन करती रहेंगी, एंटीबॉडी बनाने लगेंगी। तो इस अगर अगर की प्लेट के ऊपर फिर हमारे पास हाइब्रिडोमा कोशिकाओं की कॉलोनी तैयार हो जाएगी। फिर हम उसकी कॉपी बनाते रहेंगे, और फिर यह जो एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो हमारे लिए एंटीबॉडी बनाएंगी। उनमें से जो एंटीबॉडी मिलेनोमा के खिलाफ बने उनको स्क्रीनिंग करके अपन अलग कर लेते हैं। तो जो एंटीबॉडी मिलेनोमा के खिलाफ बनाए गए हैं उनको स्क्रीनिंग करके अपन अलग कर लेते हैं, और ये एंटीबॉडी कहलाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फिर इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ अपन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जोड़ देते हैं, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप जोड़ करके मरीज के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा इसे लगा देते हैं। अब अगर इस मरीज के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाल दिए हैं, तो यह उन कैंसर की कोशिकाओं की पहचान करेंगे और उन सब से जाकर के जुड़ जाएंगे। तो इसके शरीर में जहां जहां भी त्वचा का कैंसर हो रहा होगा वहां पर यह एंटीबॉडी जाकर के जुड़ जाएगी और उस ट्यूमर को नष्ट कराने का काम करेगी। तो ऐसे में क्या है, जैसे कि अपन ने देखा कि साहब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बड़े जबरदस्त साइड इफेक्ट होते हैं। कीमोथेरेपी जब मरीज की चल रही होती है तो उसका वजन बड़ी तेजी से कम होने लगता है, उसके शरीर पे लाल काले चकत्ते पड़ते हैं, उसको लगातार दस्त हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये जो मरीज है इसकी हालत बड़ी गंभीर हो जाती है। तो कई सारे मरीज तो कीमो रेडियोथेरेपी झेल ही नहीं पाते हैं, उसके पहले ही मर जाते हैं।
लेकिन ये जो इम्यूनोथेरेपी है इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आधुनिक उपचार है जिसको इम्यूनोथेरेपी कह रहे हैं, और इसके अंदर अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये जांच और उपचार दोनों में काम आएगा। भाई इसके साथ जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपने जोड़ा है, जब इसको स्क्रीनिंग करेंगे तो उस समय ये चमक छोड़ेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इसके शरीर में कितनी जगह कैंसर की कोशिकाएं, और हर जगह एंटीबॉडी जुड़ी हुई होगी, तो वहां से चमक निकल रही होगी। तो इससे जांच भी की जा सकती है और उपचार भी किया जा सकता है। अब इसके अलावा आजकल जो है वो इंटरफेरॉन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंटरफेरॉन जो होते हैं वो जैविक अनुक्रिया रूपांतरक होते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर इनको कहते हैं। तो देखिए जो कैंसर की कोशिकाएं होती है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की पकड़ में आने से बचना चाहती हैं, और प्रतिरक्षा तंत्र की पकड़ में आने से बचने के लिए ये अपनी सतह से कुछ खास प्रकार के रसायन छोड़ती रहती हैं। इसीलिए अपने शरीर की जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं वो उन रसायनों के संपर्क में आने के बाद इसके खिलाफ क्रियाशील नहीं होती हैं। तो जो कैंसर की कोशिकाएं ये कुछ खास प्रकार के सिग्नल छोड़ेंगी और अपने प्रतिरक्षा तंत्र की पकड़ में आने से बचना चाहती हैं। अब इंटरफेरॉन क्योंकि जैविक अनुक्रिया रूपांतरक है, तो ये अपने जो नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको थोड़ा बदल देता है। यह क्या करता है, ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर की कोशिकाओं के खिलाफ सक्रिय करके और ट्यूमर को नष्ट कराने का काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, टी किलर कोशिकाओं को बढ़ा देगा, और उन कोशिकाओं को इस ट्यूमर के खिलाफ सक्रिय कर देगा। तो ऐसे में अगर अपने शरीर की जो टी कोशिकाएं हैं या टी किलर कोशिकाएं अगर वो इस ट्यूमर के खिलाफ सक्रिय हो गई हैं, तो फिर इसको पूरी तरह से नष्ट किए बिना वो छोड़ेंगी नहीं। तो ऐसे में अपन ने देखा कि अल्फा इंटरफेरॉन, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, अल्फा इंटरफेरॉन अपन ने किसके लिए दिया था, एड्स रिलेटेड कैंसर, और उसको अपन ने कहा था कापोसी सार्कोमा, तो उसके लिए भी अपन ने इंटरफेरॉन इस्तेमाल किया था। तो आजकल इंटरफेरॉन पर बेस्ड इसका उपचार भी चल रहा है। तो ये अपन ने पढ़े कैंसर के उपचार, और इसके साथ जो है वो कैंसर खत्म हुआ। और आगे अपन पढ़ेंगे ड्रग एडिक्शन या ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। अपन देखते हैं ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग में अपन देखेंगे कि साहब जो ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग में औषधि निर्भरता की अपन बात करेंगे। आजकल अपन ने देखा कि किशोरावस्था में या युवावस्था के लोगों में जो है ड्रग एडिक्शन या ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और कई बार क्या होता है कि इन्हें लंबे समय तक लेने पर इनके प्रति निर्भरता उत्पन्न होने लगती है, जिसको औषधि निर्भरता या ड्रग डिपेंडेंस भी कहते हैं। अब आमतौर पर ये जो ड्रग डिपेंडेंस होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे मानसिक या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इसको अपन बोलते हैं मानसिक निर्भरता, और दूसरी होती है यहाँ पर शारीरिक निर्भरता यानी कि फिजिकल डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस से दो प्रकार की हो सकती है, एक फिजिकल और एक फिजियोलॉजिकल, यानी कि मानसिक और शारीरिक। अपन ने देखा कि साहब इसकी परिभाषा क्या होगी, ड्रग एडिक्शन की परिभाषा क्या होगी। सामान्य तौर पर वे औषधियां, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सामान्य तौर पर वे औषधियां जिनका उपयोग कुछ डॉक्टर या तो शारीरिक या मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। यदि कोई रोगी उनका इस हद तक सेवन करने लगे कि उसके शरीर की निर्भरता उसके ऊपर उत्पन्न होने लगे तथा उसके बुरे प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगे, तो इसको अपन औषधि निर्भरता कहते हैं। तो ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस में अपन उन्हीं औषधियों के बारे में पढ़ेंगे जो इस तरह की निर्भरता उत्पन्न कर सकती हैं। अब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ये सामान्य मानसिकता वाली बीमारी है, यानी इसमें मरीज की मानसिकता, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसमें रोगी की मानसिकता औषधि लेने की हो जाती है, मतलब ड्रग लेने की हो जाती है। आमतौर पर ये जो मानसिकता है ये सरदर्द की गोली के लिए या फिर किसी दवा के लिए इसमें निर्भरता देखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है जिसको नींद की गोली लेने की आदत पड़ गई है या जिसको सिरदर्द की गोली लेने की आदत पड़ गई है, तो ये छोटी मोटी जो औषधि निर्भरता होती है वो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल में जाती है, यानी मानसिक निर्भरता में जाती है।
अब जैसे मान लो एक महिला है और उसका बड़ी तेज सर दर्द हुआ और ऐसे में उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाया गया। अब साहब जब ये महिला डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जो है इसके अंदर सर दर्द को दूर करने वाली दवाइयां देता है और ये कहता है कि साहब ऐसा करना कि ये जो सर दर्द की दवाई है ये आपको 3 दिन खानी है और 3 दिन बाद खा करके इसको बंद कर देना है। लेकिन अब इस महिला के मन में डर बैठ गया है और ऐसे में क्या होता है कि वो 3 दिन तक सरदर्द की गोलियां खाने के बाद जैसे ही वो गोली समाप्त होने लगेगी तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि अब ये 3 दिन पूरे हो गए, अगर मैंने कल अगर दवा नहीं खाई तो हो सकता है मेरा सरदर्द हो जाए। तो ऐसे में क्या करेगी, डॉक्टर ने तो लिखा है 3 दिन का, लेकिन ये मेडिकल स्टोर पर जाकर के और 5 या 7 दिन की दवाइयां और ले आएगी और फिर उन दवाइयों को खाने लगेगी। अब ऐसे में क्या है, जब ये 7 दिन की दवाएं लेकर आई थी और अगर वो 7 दिन पूरे होने लगे तो फिर इसके दिमाग में वही डर, क्या ऐसा नहीं हो कि मैंने आज सर दर्द की गोली नहीं खाई तो मुझे फिर से सर दर्द होने लगे। तो ऐसे में क्या है, ये फिर जाकर के 15 दिन की दवा ले आएगी और उसके बाद 1 महीने की ले आएगी और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहेगा। मतलब इसकी मानसिकता सर दर्द की दवा लेने की हो गई है और ये जो डिपेंडेंसी है इसको अपन मानसिक निर्भरता या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जिस दिन अगर इसके सरदर्द की गोली छीन करके फेंक दी गई तो बस उस दिन पूरे दिन सर पे रुमाल बांध करके ये बैठी रहेगी, घर का कोई काम काज नहीं करेगी और ऐसे में इसको फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाए कि साहब ये जो है पिछले 2-3 महीने से सरदर्द की दवा लगातार खा रही है। तो डॉक्टर इसकी सारी जांचें वगैरह कराएगा, लेकिन जांचें सारी नॉर्मल आएगी क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं उसके अंदर। तो फिर डॉक्टर समझ जाएगा कि साहब ये क्या है, ये सरदर्द की समस्या नहीं बल्कि यह क्या है, मानसिक निर्भरता है सरदर्द की गोली के ऊपर। तो फिर इसका क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे में क्या होता है, प्लेसबो थेरेपी दी जाती है जिसके अंदर इसको सरदर्द की दवा नहीं दी जाएगी बल्कि प्लेन पिल्स वगैरह दे करके और फिर उनसे उपचार किया जाएगा। फिर धीरे धीरे उनकी मात्रा कम करते हुए इसको बंद कर देगा। तो इसका क्या है, मानसिक रूप से इलाज किया गया है, इसकी मेंटेलिटी को चेंज किया गया है और धीरे धीरे करके इसकी सरदर्द की गोली की निर्भरता हमने दूर करा दी है। तो हमने देखा कि ये एक मंद मानसिकता वाली बीमारी है जिसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ये उतनी खतरनाक नहीं है और ये आसानी से काउंसलिंग के द्वारा या साइकेट्रिस्ट के द्वारा आराम से दूर की जा सकती है। दूसरे तरह की निर्भरता अपन देख रहे हैं यहाँ फिजिकल डिपेंडेंसी, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसमें शरीर की तंत्रिकाएं यानी हमारी के बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस औषधि के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर की तंत्रिकाएं औषधि पर निर्भर हो जाती है और ऐसे में मरीज क्या करता है, बिना ड्रग लिए हुए इसका काम ही नहीं चलता, इसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तो ये जब तक नशा नहीं करेगा, जब तक इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, इसका शरीर काम नहीं देगा। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे अब ये रोजाना ही ड्रग लेने लग जाएगा, अगर ये रोजाना ही ड्रग्स लेने लग जाएगा तो क्या है, हमारे शरीर में औषधियों के ग्राही होते हैं, ड्रग रिसेप्टर्स इनको बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो औषधियों के ग्राही हैं यानी ड्रग रिसेप्टर्स हैं, इन ड्रग रिसेप्टर्स की टॉलरेंस पावर यानी कि सहनशीलता, इन औषधि ग्राहियों की सहनशीलता समय के साथ बढ़ेगी और ऐसे में क्या होगा कि इनको कम डोज में इन्हें वो आनंद प्राप्त नहीं होगा और ऐसे में क्या होगा कि औषधि ग्राहियों की सहनशीलता बढ़ने पर इनको ड्रग की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी और ये लगातार ड्रग की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और अगर किसी दिन इन्हें ड्रग मिलना बंद हो जाए यानी अचानक अगर इनको ड्रग मिलना बंद हो जाए तो इनके शरीर में क्या आते हैं, विड्रॉल सिम्टम, जिसको अपन बोलते हैं विनिवर्तन संलक्षण। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अचानक ड्रग मिलना बंद हो जाने पर विनिवर्तन संलक्षण यानी विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की तंत्रिकाएं अब उस औषधि की डिमांड कर रही हैं। इसका मतलब पहले पहले जो इसने मौज और शौक के लिए जो औषधि लेना है, ड्रग लेना इस्तेमाल किया था, अब ये इसकी मजबूरी बन चुका है क्योंकि इसके शरीर की तंत्रिकाएं इसके ऊपर आश्रित हो गई हैं। तो अब ये ड्रग नहीं लेगा तो इसका शरीर काम नहीं करेगा, विड्रॉल सिम्टम आने लगेंगे। विड्रॉल सिम्टम में क्या होगा, मान लीजिए कोई इंसान है जिसको स्मैक, हेरोइन या ब्राउन शुगर लेने की आदत है और वो रोजाना ही नशा करता है। अब आप सोच रहे हो कि साहब ये जितनी भी कमाई करता है इसको पूरा नशे के अंदर उड़ा देता है, तो अगर हम इसको घर से बाहर ही नहीं जाने देंगे तो इसको नशा मिलेगा ही नहीं, और अगर इसको नशा नहीं मिलेगा तो फिर ये नशा कैसे करेगा। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक कमरे में बंद कर दिया, कमरे बंद करके उसके बाहर से ताला लगा दिया। अब ये जो बेचारा जो ड्रग एडिक्ट है ये कमरे के अंदर बंद हो गया है और उस दिन ये ड्रग नहीं ले पाएगा। अगर ये ड्रग्स नहीं ले पाएगा तो अचानक इसको ड्रग मिलना बंद हो गई
वैसे तो ये 6 महीने से लगातार नशा कर रहा था, अब आज इसको अचानक ड्रग मिलना बंद हो गई, तो जैसे इसके शरीर में रक्त की में इसके ब्लड में ड्रग्स की मात्रा कम हो जाएगी तो इसके शरीर में विनिवर्तन संलक्षण यानी विड्रॉल सिम्टम आने लगेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि इसका सर दर्द होने लगेगा, सर दर्द के मारे फटा जाएगा, हाथ पैरों में मांसपेशियों में अकड़न हो जाएगी, शरीर बुरी तरह से कांपेगा, ये मरीज उल्टियां करेगा, पेट दर्द होगा, पेट दर्द के मारे ये जमीन पर लुढ़कता हुआ फिरेगा और उसमें मिचली आएगी और ये लक्षण इतने भयानक हो सकते हैं कि ये मर भी जाएगा। तो ऐसे में ये लक्षण जब ही दूर होंगे जब इसको वो ड्रग मिलेगी, तो ये लक्षण ड्रग्स लेने पर ही समाप्त होंगे, मतलब अब इसकी मजबूरी बन गई है। तो शौक में जो इसने पहले ड्रग लेना चालू किया था मजबूरी बन गई है, अब अगर ये ड्रग नहीं लेता है तो इसका शरीर उसकी डिमांड करता है, वरना विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं जो मौत से भी ज्यादा भयानक होते हैं। तो इसीलिए अपन सोचते हैं कि भैया नशा करने वाले लोग नशा छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो छोड़ना तो वो भी चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके शरीर ही उसके ऊपर निर्भर हो गया है तो वो चाह करके भी नहीं छोड़ पाता है। तो ऐसे में फिर ऐसे रोगियों को अपने को ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराना पड़ेगा, और जहां पर जो डॉक्टर है इसको नशा बंद नहीं करेगा अचानक, बल्कि खुद इसके लिए नशा लिख के देगा। जैसे अगर कोई रोगी है जिसको हेरोइन और स्मैक का नशा होता है, जिसको उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर अपन मेथाडोन पैथिडीन वगैरह देते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये धीरे धीरे क्या करती हैं, इस औषधि निर्भरता को स्मैक और हीरोइन से पहले मेथाडोन पैथिडीन पर शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे डोज कम करता हुआ चला जाता है। फिर इसके दोस्तों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं मरीज के पास, इसके घर वाले और मेडिकल स्टाफ ये दोनों मिलकर के इसको समझाता है, इसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता है कि भाई ड्रग्स के अलावा भी दुनिया है, आपके घर वाले हैं, आपके परिवार है। तो फिर धीरे धीरे काउंसलिंग करते जाएंगे और मेथाडोन पैथिडीन की मात्रा घटाते हुए चले जाएंगे और फिर जाकर के ये स्मैक हेरोइन जैसा नशा छोड़ पाएगा। अब इसके अंदर किस लेवल का एडिक्शन हो गया है उसके हिसाब से इसको छुटकारा मिलेगा। तो कईयों को जो है 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है, तो किसी को 1 साल भी रहना पड़ सकता है, और उसके बाद जब इनके ड्रग्स लेने की आदत पूरी तरह से छूट जाती है तब इनको घर भेज दिया जाता है। लेकिन वहां एक चेतावनी के साथ भेजा जाता है कि भाई इन्हें अपने दोस्तों के संपर्क में नहीं आने देना है, क्योंकि दोस्ती तो हैं जो उसको नशे की दुनिया में धकेल रहे थे। तो ऐसे में अगर ये व्यक्ति फिर से उन्हीं पुराने दोस्तों के संपर्क में जाएगा तो फिर से ड्रग एडिक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर से पूरा इलाज कराने पर ही ये फिजिकल डिपेंडेंसी दूर होगी। अब साहब वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको लेने से इस तरह की डिपेंडेंसी कॉज होती है, इसको अपन अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आदत डालने वाली औषधियां, मतलब जो एडिक्शन कॉज करती है वो वाली औषधियां। इसको मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। सबसे पहला है साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक मतलब मूड बदलने वाली, यानी कि मूड आल्टर जो दवाइयां होती है उसको साइकोट्रोपिक कहते हैं। दूसरा है सोच समझ को बदल देने वाली, यानी सोच समझ को बदल देगी, इसको अपन बोलते हैं साइकोडेलिक। तो ये जो दवाइयां हैं वो मुख्य रूप से 2 श्रेणी में विभाजित की गई हैं। एक साइकोटॉपिक जो मूड बदलने वाली है, दूसरी है साइकोडेलिक। अब देखिए साइकोटॉपिक के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर आ रहा है ट्रैंकुलाइजर, फिर सेडेटिव और फिर हिप्नोटिक। तो यहाँ पर देखो ट्रैंकुलाइजर है, सेडेटिव है और हिप्नोटिक है। ट्रैंकुलाइजर क्या कहते हैं, ट्रैंकुलाइजर में अति मानसिक सक्रियता, जैसे कि अपन एक पागल इंसान के अंदर देखते हैं चीख चिल्लाट मचा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, मतलब उसकी मानसिक सक्रियता बढ़ी हुई है, तो अपन इसको बोल रहे हैं अति मानसिक सक्रियता। अति मानसिक सक्रियता को जो धीमा कर दे या सामान्य कर दे इसको अपन बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। तो अति मानसिक सक्रियता को जो सामान्य कर दे वो क्या हो जाएगा, ट्रैंकुलाइजर, और इसका उदाहरण होता है बेंजोडाइजिपीन। और जो सामान्य मानसिक सक्रियता को धीमा कर दे वो शामक या सेडेटिव होते हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ है सामान्य मानसिक सक्रियता, इसको जो धीमा कर रहा है वो हो गया है सेडेटिव यानी कि शामक। इसके अंदर होता है बार्बिटुरेट्स और बेंजोडाइजिपीन। तीसरा होता है हिप्नोटिक, जो नींद लाने वाले होते हैं, जो धीमी मानसिक सक्रियता को नींद में बदल देते हैं, नींद आने लग जाती है, जिनसे वो होते हैं हिप्नोटिक, जैसे स्लीपिंग पिल्स वगैरह। अब यहाँ पर ये दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ट्रैंकुलाइजर है, सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, इसके अंदर बेंजोडाइजिपीन है, बार्बिटुरेट्स है और स्लीपिंग पिल्स हैं। हमने देखा हम इनका डोज बढ़ा करके हम इनका असर बदल सकते हैं। जैसे अपन ने देखा कि अगर ट्रैंकुलाइजर है वो क्या कर रहे हैं,
अति मानसिक सक्रियता को सामान्य कर रहे हैं, तो ट्रैंकुलाइजर अति को सामान्य कर रहे हैं। अगर इसका निर्धारित डोज दिया गया है तो वो ट्रैंकुलाइजर है। बेंजोडाइजिपिन का डोज बढ़ा देंगे तो ये फिर ट्रैंकुलाइजर नहीं, फिर ये क्या हो जाएगी, सेडेटिव हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर इसका थोड़ा डोज बढ़ा दिया तो ये सेडेटिव हो जाएगी, अगर डोज डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, हिप्नोटिक हो जाएगी। तो ऐसे में इन दवाइयों का डोज बदल करके आप इनका इफेक्ट यानी कि इनका असर भी बदल सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़े, यहाँ पर क्या है, ट्रैंकुलाइजर पढ़े, सेडेटिव पढ़े और हिप्नोटिक पढ़े। इसके अलावा अफीम से उत्पन्न यानी अफीम व्युत्पन्न जिनको अपन बोलते हैं ऑफियॉइड, ऑफियॉइड्स को नारकोटिक्स भी कहा जाता है, और ये भी किसके अंदर आते हैं, अपने साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में आते हैं, मूड बदलने वाली दवाई में आते हैं। जैसा कि हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो ऑफियॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो ऑफियॉइड है ये डिप्रेसेंट होते हैं, अवसादक होते हैं। और यहाँ पर देखो प्राकृतिक रूप से अपन ने देखा, यहाँ ओपियम है, इसके अलावा मॉर्फिन है और ये कोडीन है, ये सभी अफीम के पौधे से प्राप्त होगी। ये तो हो गए प्राकृतिक रूप से। और अपन ने देखा कि जो मॉर्फिन है इसका एसिटिलीकरण करा करके इससे स्मैक या हेरोइन बनाई जाती है, तो ये सेमी सिंथेटिक में अपन ने नाम दे दिया यहाँ हेरोइन और स्मैक। इसके अलावा अपन ने देखा सिंथेटिक, पूरी तरह से कृत्रिम रूप से बनाई जाने वाली, जिसके अंदर है मेथाडोन और पैथिडीन। इसको अपन जो है एडिक्शन छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेथाडोन और पैथिडीन को। अब इसके अलावा अपन ने देखा यहाँ पर स्टूमुलेंट, स्टूमुलेंट यानी कि उत्तेजक, तो ये तो थे अवसादक और ये हैं उत्तेजक। उत्तेजक के अंदर सबसे पहले नेचुरल, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे, जैसे कि कैफीन हो गया और कोकीन हो गया, इन सब का डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे अपन। इसके बाद सिंथेटिक में हो गया है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन जो है ये सिंथेसाइज की जाती है, कृत्रिम रूप से संश्लेषित की जाती है। साइकोडेलिक दवाइयों के अंदर अगर अपन देखें तो सोच समझ को बदल देने वाली है, और इसमें ज्यादातर विभ्रामक औषधियां शामिल होती है जो भ्रम पैदा करने वाली होती हैं। यहां पर देखिए एलएसडी, एलएसडी जो है वो किससे प्राप्त होगी, ये एक कवक की फलनकाय से प्राप्त होती है, ये भी प्रबल विभ्रामक है। इसके अलावा कैनाबिनॉइड्स यानी भांग के पौधे से प्राप्त है, ये कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त है, इसका ओवरडोज विभ्रामक होता है। इसके अलावा धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना, ये दोनों भी क्या है, विभ्रामक औषधियां हैं। तो ये वाली की हमने कैटेगरी डाली है कौन सी, साइकोडेलिक। अपन पढ़ते हैं ऑफियॉइड, और ऑफियॉइड का मतलब होता है अफीम व्युत्पन्न। तो ये अफीम के पादप द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, और अफीम के पादप का नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, और इसको अपन पॉपी प्लांट भी कहते हैं। अब ये जो ऑफियॉइड है ये अफीम के पादप यानी कि पॉपी प्लांट के कच्चे कैप्सूल से प्राप्त किए जाएंगे। तो ये जो पादप रहता है, जब इसके अंदर कच्चा कैप्सूल आता है तो उस कच्चा कैप्सूल जो होता है वो हरे रंग का रहता है, और उस हरे रंग के कैप्सूल के अंदर अपन खड़े कट लगाते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो खड़े कट लगाएंगे, और खड़े कट लगाने की वजह से वहां से एक तरल पदार्थ स्रावित होगा। वो तरल पदार्थ जो है वो पीले रंग का होता है, और हवा के संपर्क में आने पर यह सूख करके गाढ़ा भूरा या काले रंग का हो जाता है। तो ऐसे में अपन ने देखा कि ये जो पेपेवर सोमनिफेरम यानी जो अफीम का पौधा है, इसके ऊपर एक कैप्सूल आएगा, और जब वो कच्चा रहेगा तो हम उसमें कट लगाएंगे। कट लगाने पर पीले रंग का तरल पदार्थ निकलेगा जो सूख करके हरा हो जाएगा। और इस जो तरल पदार्थ होता है इसके अंदर मुख्य रूप से मॉर्फिन पाया जाता है। तो इस तरल में मुख्यतः क्या होता है, मॉर्फिन पाया जाता है। अब जो मॉर्फिन है ये प्रबल दर्द निवारक औषधि है, मतलब ये सीवियर पेन किलर है। तो कई सारी दर्द निवारक दवाइयों का एक घटक होती है, लेकिन मॉर्फिन पर आधारित दर्द निवारक दवाइयां आदत डालने वाली होती है, और इसलिए इसका सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको अपन केवल सीवियर कंडीशन में ही देंगे। अब देखो साहब, जो ऑफियॉइड है इसके ग्राही कहाँ होते हैं, इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो इसके ग्राही हमारे सीएनएस पर यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, और जठरांत पर यानी जीआईटी पर भी पाए जाते हैं। और ये जो होता है वो सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको क्या करता है, यह इस पर शामक प्रभाव डालता है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीएनएस डिप्रेसेंट है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो लो हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो लो हो जाती है। जीआईटी पर प्रभाव होने की वजह से यानी आंतों पर जो प्रभाव होगा उसकी वजह से आंतों की गति धीमी हो जाएगी और भूख लगना बंद हो जाएगी। तो ऐसे में क्या पर यानी जीआईटी पर भी पाए जाते हैं। और ये जो इंसान इसका नशा कर रहा है उसको मानसिक शांति का एहसास होता है। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, इस तरह के रोग भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है। तो ये
और एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इसको अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो ये भ्रम पैदा करने लगती है, यानी कि यह अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, विभ्रामक हो जाती है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी इसका नशा कर रहे हैं क्योंकि वो भी अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आजकल कुछ खिलाड़ी इसका नशा करते हैं। लेकिन इसका नशा करने वाले जो लोग हैं या कोई भी जो ड्रग्स वगैरह लेकर के अगर कोई स्पोर्ट्समैन या कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है तो वो पकड़ लिया जाता है। इसको पकड़ने के लिए अपन जो है वो डोप टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो डोप टेस्ट है इसके अंदर ब्लड और यूरिन का एनालिसिस होता है, यानी रक्त का और मूत्र का परीक्षण होता है। तो अगर इसने किसी तरह की दवाइयां वगैरह ले रखी है या ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां ले रखी है तो इसके ब्लड यूरिन में वो पकड़ी जाएंगी। ऐसे ही अपन ने देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो अल्कोहल पी के गाड़ी चलाने वालों को पकड़ते हैं तो उसके अंदर वो श्वास विश्लेषक का काम लेते हैं। तो उसके अंदर वो उसको बोलते हैं कि मशीन के अंदर फूंक मारने के लिए बोलते हैं, तो उससे उसने जितना अल्कोहल पिया होता है उसकी मात्रा उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि अल्कोहल की वाष्प जो रहती है वो सांस के अंदर काफी लंबे समय तक रहती है, तो ऐसे में क्या है, मशीन में फूंक मारने पर वो डिटेक्ट हो जाता है। तो अल्कोहल का पता लगाएंगे श्वास विश्लेषक से, और इस तरह की औषधियों का पता लगाते हैं अपन किससे, डोप टेस्ट से। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। कैनाबिनॉइड से क्या क्या चीजें प्राप्त होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो इससे भांग की प्राप्ति होती है, और भांग जो है उसके अंदर अपन ने देखा हरी पत्तियां और कोमल तना, इसको पीस करके और इसको लोग बाग पीने के अंदर काम में लेते हैं। इसको त्योहारों से भी जोड़ा हुआ है, जैसे शिवरात्रि पर लोग बाग ये भांग पीना पसंद करते हैं। होली के त्योहार पर भी अपन ने देखा इसके पकोड़े वगैरह बना करके या ठंडाई वगैरह मिला देते हैं, तो इसको लोगों ने त्योहारों के साथ भी जोड़ रखा है। इसके अलावा गांजा जो है इसके मादा पुष्प की सूखा और अनिषेचित पुष्पक्रम होता है। तो इसके जो मादा पुष्प की जो कलियां होती है इसको पीस लेते हैं और फिर इसको सिगरेट में भर के या चिलम में भर करके स्मोकिंग की जाती है, यानी इसका धूम्रपान में प्रयोग होता है। चरस जो होता है वो पुष्प और पत्तियों से इसका तरल निकाला जाता है और उसको भी फिर स्मोकिंग में यानी धूम्रपान में काम में लिया जाता है। इससे मारिजुआना भी प्राप्त होता है। तो सूखे पुष्प की ऊपरी पत्तियां है उसको मारिजुआना कहेंगे और उससे मारिजुआना निकलेगा। इसके अंदर डेल्टा 9 THC होता है। डेल्टा 9 THC की फुल फॉर्म अपन देख लेते हैं। डेल्टा 9 T से होगा टेट्रा, S से होगा हाइड्रो और C से होगा कैनाबिनॉल। तो टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, ये इससे प्राप्त होता है। ये जो कैनाबिस सटाइवा का जो नशा है ये जो है मेंटल कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर देता है, यानी जो मानसिक रूप से ये आदमी कंफ्यूज रहने लग जाता है और निर्णय लेने की क्षमता में कमी करता है। बहुत जल्दी इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो ये अपन ने दो तरह के यहाँ पर नशे पढ़े हैं, पहला ऑपियोइड पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है कैनाबिनॉइड्स।